Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत हमने इस चैप्टर में पढ़ा और हम पिछले 3-4 टर्म से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम नंबर आपके आ सके। तो बच्चों, वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर का H2O लिगेंड के साथ। ऑब्वियसली यहां पर वाटर के 6 लिगेंड्स हैं, तो द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। दिस इज हेक्सा एक्वो कॉपर सेकंड। दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, राइट। H2O इज द न्यूट्रल लिगेंड। तो यहां पर संकुल के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो बच्चों चार्ज यहां पर है +2। इट मींस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि COH2O6 2+, कॉम्प्लेक्स का रंग नीला होता है, जबकि एक और कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द मिक्स्ड लिगेंड, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 4 अमोनिया लिगेंड के साथ और 2 H2O अणुओं के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो सवाल यहां पर यह है कि हेक्सा एक्वो कॉपर सेकंड की तुलना में यह जो संकुल होता है, राइट, टेट्राएमीन, राइट, टेट्राएमीन डाई एक्वो कॉपर सेकंड, इस कॉम्प्लेक्स का रंग ज्यादा गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू कलर इन कंपैरिजन टू दिस कॉम्प्लेक्स। तो सवाल हमारा यह है बच्चों, देखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिनके अंदर लिगेंड्स चेंज होने से कलर प्रॉपर्टीज बदल जाती है। अगर कोई लिगेंड वीक लिगेंड है तो प्रॉपर्टी अलग होगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उसके कलर प्रॉपर्टीज अलग होंगी। लेकिन यदि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बच्चों वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग होती है और वहां पर कलर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। देखिए यहां पर 2 तरह के लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड है H2O और एक लिगेंड है NH3। मैं वापस आपको एक बात बता रहा हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार उसको पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगभग अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं और किस तरह के कॉमन लिगेंड्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि दिस H2O इज ए वीक लिगेंड इन कंपैरिजन टू अमोनिया लिगेंड, राइट। यहां पर दिस लिगेंड बच्चों, यहां पर NH3 इज द स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर यह समझने की है कि यहां H2O एक दुर्बल लिगेंड है, जबकि NH3 एक प्रबल लिगेंड है। अतः H2O के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बच्चों देखिए हम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं अब तक कि जब किसी संक्रमण धातु पर कोई लिगेंड बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, संकुल यौगिक बनाता है, तो
संक्रमण धातु आयन के डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स जो कि समान ऊर्जा के होते हैं, उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है। और जब स्प्लिटिंग होती है, मैंने बताया था कि T2G एंड EG, यहां पर लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं T2G और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं EG, राइट। और स्प्लिटिंग होने के बाद जो गैप होता है, दैट इज हम कहते हैं डेल्टा जीरो। दिस इज डेल्टा फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज डेल्टा जीरो से मतलब O फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम बच्चों लिखते हैं डेल्टा T फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो यहां पर जो कम ऊर्जा के T2G कक्षक और अधिक ऊर्जा के EG कक्षक, इनके बीच में जो एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, दैट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा जीरो का मान कम होता है। जबकि अमोनिया लिगेंड के लिए डेल्टा जीरो का मान अधिक होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर इसके लिए जो स्प्लिटिंग होती है T2G और EG की, उनके लिए डेल्टा जीरो का मान ज्यादा होता है, CFSE का मान, जबकि H2O के लिए कम होता है, क्योंकि यहां पर H2O एक दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, जबकि H2O की तुलना में अमोनिया एक प्रबल लिगेंड है। बच्चों, जैसे जैसे यहां पर CFSE डेल्टा जीरो का मान बढ़ता जाता है, तो संकुल का रंग गहरा होता जाता है। और यही कारण है कि जलीय संकुल आयन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, हेक्सा एक्वो कॉपर सेकंड को। तो बच्चों, जब इस संकुल को हम जल में डिसॉल्व करते हैं, तो यहां पर बच्चों दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। इट्स नॉट आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज द आयोनाइजेबल। मैंने वर्नर्स थ्योरी को डिस्कस किया है, राइट। जब भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ें, सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी को पढ़ लें, राइट। वहां पर हमने कंसेप्ट पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सो दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। यहां पर H2O लिगेंड जैसे जैसे अमोनिया से प्रतिस्थापित होते जाते हैं, तो बच्चों संकुल आयन का जो नीला रंग होता है, दिस बिकम्स मोर डार्कर, अधिक गहरा नीला होता जाता है, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपको यह बताना है कि किस प्रकार से ये संकुल और ये वाला संकुल, इन दोनों संकुल के अंदर कलर प्रॉपर्टीज किस प्रकार वेरी करती है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों देखिए, अब हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की लिमिटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने यहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालय, है ना, इनमें ये क्वेश्चन कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को समझाइए। मैंने यहां पर 5 प्रमुख सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैंने 5 बिंदु यहां पर डिस्कस किए हैं जो कि प्रमुख बिंदु हैं और इंपॉर्टेंट है। वैसे करीब करीब 14-15 इसके पॉइंट्स हैं अलग अलग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अंदर, लेकिन हमें अपने क्लास के क्वेश्चन पेपर, हमारा जो सिलेबस और हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके उतना ही मैटर हमें देना है। तो बच्चों यहां पर हम 5 मेन लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की प्रमुख सीमाओं के बारे में यहां पर हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहां पर एक लाइन आप और लिखिएगा यहां पर कि संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं निम्न हैं, और इसमें आप ऐड कर दीजिए अपना आंसर लिखते समय कि संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्न हैं, राइट। तो बच्चों पहला इसमें क्या है कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन रंगीन आयन मुक्त करते हैं। हम
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जब सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब पदार्थों का रंग, बच्चों देखिए, मैं कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये वाली जो यूनिट है इसके अंदर भी मैंने क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से कॉम्प्लेक्सेस में कलर प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो देखिए बच्चों, ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से कलर आता है, इसके बारे में मैंने यहां पर बात नहीं की है। हम यहां पर सीधा सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं कि पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है, राइट। और संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल आयन की रंगीन गुण की कलर प्रॉपर्टी की व्याख्या नहीं होती है, राइट। तो मैं आपको यहां पर बता दूं बच्चों कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस के सॉल्यूशंस जो बनते हैं उनके रंगीन गुणों की कलर प्रॉपर्टीज की व्याख्या नहीं करता, जबकि हमने बीएससी पार्ट, बच्चों देखिए आप लोगों ने ये चीज़ 12th क्लास में पढ़ी है, हमने इसको 12th के अलावा फिर बीएससी पार्ट सेकंड में भी पढ़ा है कि क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत कॉम्प्लेक्सेस की कलर प्रॉपर्टीज की व्याख्या करता है। और हमने उसमें पढ़ा है डीडी ट्रांजिशन, राइट, डीडी ट्रांजिशन, क्योंकि जब संकुल यौगिक बनते हैं तो लिगेंड जब किसी ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करता है तो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के डी कक्षक दो भागों में विभाजित होते हैं, कम ऊर्जा के T2G कक्षक और अधिक ऊर्जा के EG कक्षक। और इनमें T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का जो प्रमोशन होता है, ट्रांजिशन होता है, राइट, इसमें हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। और ये डीडी ट्रांजिशन, इस बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, कलर प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से हम संकुलों के कलर प्रॉपर्टीज की रंगीन गुणों की व्याख्या करते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, कि इस सिद्धांत से इस बात का कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन, वर्णन, स्पष्टीकरण नहीं है कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कब बनाएगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कब बनाएगा। बच्चों देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीएससी पार्ट सेकंड में, क्योंकि ये बीएससी पार्ट थर्ड की कक्षा है और बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिक, इस चैप्टर को आपने पढ़ा है। और वहां पर हमने देखा कि कभी तो इलेक्ट्रॉन्स की डी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, ऑब्वियसली डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कभी तो ट्रांजिशन मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन्स की युग्मन हो जाता है और कभी इनका युग्मन नहीं होता। कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो यहां पर बच्चों कब आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे और कब बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे, इस बात का बच्चों यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलता। सिर्फ यह बता दिया गया कि यह संकुल बनेगा एक्स संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वाई संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक ही मेटल के विभिन्न लिगेंड के साथ अलग अलग प्रकार के संकुल बनते हैं। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि कब किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को नहीं समझाती है। बच्चों, संकुलों के चुंबकीय गुणों के आधार पर हम संकुल निर्माण को समझाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एक्स संकुल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। इस आधार पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संकुलों की ज्योमेट्री की संरचना की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बेसिस है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पूर्वानुमान
इस सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है, राइट। तो बच्चों जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिस्टर्ब होती हैं, और यहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो किस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किस संकुल में कितने होंगे, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है। नाउ थर्ड वन, अनेक संकुल, मैंने एग्जांपल दिया है बच्चों यहां पर हेक्सा एक्वो कॉपर सेकंड, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बच्चों इसी चैप्टर के अंदर मैंने जॉन टेलर इफेक्ट का मैंने लेक्चर डाला है, और जॉन टेलर इफेक्ट क्या बताता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है बच्चों, देखिए लाइक दिस, यहां पर ये जो होता है, ये वाला जो होता है, राइट, यहां पर इन 4 लिगेंड्स की दूरी तो अलग होती है, लेकिन ये जो लिगेंड्स होते हैं इन लिगेंड्स की डिस्टेंस अलग होती है। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहां पर 4 लिगेंड्स के कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की दूरी समान होती है, लेकिन 2 लिगेंड्स के कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की दूरी अलग अलग होती है। सो दिस इज द विकृत अष्टफलकीय संकुल, राइट। तो यहां पर इस संकुल की ज्यामिति विकृत होती है, जिसमें 4 H2O समान दूरी पर और 2 H2O भिन्न भिन्न दूरी पर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, संयोजकता बंध का सिद्धांत इस बात का भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। नाउ द फोर्थ लिमिटेशन, हम चौथी देखते हैं यहां पर, कोबाल्ट सेकंड एंड कॉपर सेकंड। बच्चों इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, दोनों के संकुलों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार व्याख्या दी जाती है कि कोबाल्ट सेकंड एंड कॉपर सेकंड, बच्चों इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें हम क्या बताते हैं, उसको समझाने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उत्तेजित हो जाता है, जैसा कि इस संकुल के अंदर वह कॉपर के, बच्चों देखिए कोबाल्ट का संकुल एंड कॉपर का संकुल, राइट। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स किस तरह के, यू नो आई विल राइट द, दिस इज द +2, राइट। वह कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, साइनाइड लिगेंड -1, राइट। 4 लिगेंड्स हैं, सो दैट यहां पर कितना आ गया, -2। बच्चों यहां पर इनकी संरचनाओं को जब हम देखते हैं और इनकी संरचनाओं को जब हम देखते हैं और यहां पर क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के कक्षकों में कैसे चला गया, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। नाउ यहां पर देखते हैं 5th पॉइंट बच्चों, देखिए निकल सेकंड आयन, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो इस आयन में अमोनिया अणुओं के साथ, देखिए यहां पर मेटल तो एक ही है यहां पर और यहां पर, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर भी +2। अब किस बात का फर्क है कि Ni2+ आयन इस लिगेंड के साथ, अमोनिया के साथ एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। जब निकल सेकंड अमोनिया लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। लेकिन जब साइनाइड लिगेंड के साथ, साइनाइड आयंस के साथ, बच्चों ऑब्वियसली साइनाइड आयन इज द लिगेंड, के साथ Ni2+ का कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। हम पढ़ते हैं NiCN4 2-, राइट। तो टेट्रासाइनो निकल, इस टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, वर्ग समतलीय। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता
कि एक आयन है, ऑक्सीडेशन स्टेट समान है, लेकिन अलग अलग लिगेंड्स के साथ जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उनकी ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चों यहां पर इसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं होती है। बच्चों हमने आज के सेशन में 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और एक क्वेश्चन में हमने देखा कि कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही यहां पर दूसरा लिगेंड आता है, H2O के अलावा NH3 आता है, दिस कलर विल बी डार्कर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमने देखा कि संयोजकता बंध सिद्धांत, उसकी लिमिटेशंस अगर आपसे पूछी जाती हैं तो ये 5 बिंदु प्रमुख बिंदु हैं जो मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी इन क्वेश्चंस को देख करके आसानी से कर सकेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।